नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर आयशा लक्ष्य को बचाने के लिए आ जाती है, तो वहीं पर ट्यूस भी अब उसे पीछे से आ जाता है और वो यहाँ पर अब आयशा के साथ फाइट करने ही वाला था कि तभी यशपाल अग्रवाल वहाँ पर आते हैं और अब वो जोर का थप्पड़ अपने बेटे के मुंह पर मारते हैं, आयशा को ये दिखाने के लिए कि उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि प्रत्युष ने पीछे से ये सब किया हुआ है। इधर आयशा भी अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल को कहती है, पापा बहुत समय हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो इधर अब यशपाल हालांकि नहीं चाहते थे कि आयशा भी यहाँ से जाए, लेकिन अब वो यहाँ पर आयशा को अब ज्यादा रोक भी नहीं सकते थे। तो अब वो यहाँ पर कहते हैं जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा कर सकती हो। तो इधर अब आयशा लक्ष्य को लेकर मेडिकल फ्लोर की तरफ चली जाती है। तो उनके जाने के बाद अब यहाँ पर यशपाल अग्रवाल भी अपने बेटे को एक और थप्पड़ मारते हैं और उसे वार्निंग देते हैं कि जल्द से जल्द तुम नेत्रा को ढूंढो। तो इधर उसके जाने के बाद अब यहाँ पर प्रत्युष से दीवान कहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि पापा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी भला कैसे कर सकते हैं। अरे अगर पापा चाहते तो आयशा, रोहित और इस लक्ष्य को लेकर अनिका गुलेरिया को हम ब्लैकमेल कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे लिए एक सबसे बड़ा जैकपॉट हो सकता था, क्योंकि आयशा रोहित ये दोनों तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास आ रखे ही हैं और साथ के साथ लक्ष्य को हमने किडनैप कर लिया था। तो अब तीनों ही ये हमारे पास हैं और ये तीनों ही अनिका की लाइफ में क्या मायने रखते हैं, ये बात तो सबको पता है। और अनिका के पास फिर कोई ऑप्शन भी नहीं होता अपने इन तीनों ही लोगों को छुड़वाने के लिए। अनिका फिर नेत्रा को हमारे पास भेज देती। सच में अनिका को ब्लैकमेल कर सकते थे हम और नेत्रा को हम अपने पास बुला सकते थे। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि पापा के दिमाग में चल क्या रहा है, वो कब क्या सोचते हैं क्या नहीं, इसके बारे में मैं ये सब तो मेरी सोच से बाहर है। एक तरफ जहाँ पर वो ये सब सोच रहा था तो इधर दूसरी तरफ इंडिया में, इधर भीमेश्वरी गांव में हर रोज की तरह जहाँ पर रोहित अभी आर्यन और सनी को लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रोहित इससे पहले कि अनिका वहाँ पर आए उससे पहले ही वहाँ पर जाकर वो अपनी पूजा कर लेना चाहता था। लेकिन हमेशा की तरह आज भी आर्यन ने अपने थोड़े बहुत हरकतों से अब यहाँ पर उसे लेट करा दिया था। तो वो यहाँ पर अब फिर भी मंदिर की तरफ ही जाने लगता है। तो इधर दूसरी तरफ अनिका भी अब रिया और अलेक्जेंडर के साथ अभी उसी मंदिर में ही आ जाती है। इधर जैसे ही अनिका यहाँ पर रिया और अलेक्जेंडर के साथ वहाँ पर पहुँचती है तो सामने वो देखती है कि सामने रोहित अभी पूजा कर रहा था और उसे देखकर अब यहाँ पर अनिका बस रोहित की तरफ ही देख रही थी। तो इधर जैसे ही रिया भी अब अपने डैड को वहाँ पर देखती है तो अब यहाँ पर रिया अब अनिका का हाथ को थोड़ा सा पकड़कर खींचते हुए अब उनके कान में कहती है, मम्मा मैं डैड के पास जाऊँ क्या? वो क्या है ना कि मैं जब भी डैड को देखती हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। क्या मैं देखो आई प्रॉमिस मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन क्या मैं उनके पास जाकर खड़ी हो जाऊँ? इधर यहाँ पर जैसे ही रिया ने ये अपनी मम्मा को कहा, ये सुनते ही अब अनिका कहती है, रिया देखो मैं पहले भी आपको फोन कर चुकी हूँ और अभी भी कह रही हूँ, प्लीज खुद के लिए और मेरे लिए प्लीज कोई भी अभी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट मत करना, क्योंकि अगर अभी आपने कुछ भी ऐसे रिएक्ट किया तो वो आपके साथ साथ मेरे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और वो बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो कि उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। इधर यहाँ पर अपनी मम्मा की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, ओफो मम्मा, डैड को कब सब कुछ याद आएगा? मुझसे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा है। काश कोई चमत्कार हो जाए जिससे डैड की याददाश्त वापस आ जाए और वो मुझे देखते ही बोले, रिया मेरी प्रिंसेस, और वो मुझे जोर से गले लगा लें।
सच बताऊं मामा, मुझे तो लगा था कि उस लाल फूल से डैड को सब कुछ याद आ जाएगा। उस लाल फूल के ऊपर मेरी बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी हुआ ही नहीं। क्योंकि जब मैंने सोचा था कि उस फूल से डैड को सब याद आएगा, तो मेरी तो उम्मीद तभी के तभी टूट गई जब उनकी याददाश्त उस फूल से आई ही नहीं। इवन उस फूल का तो इनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है ना मामा। इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अनिका रिया को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि रिया ने फिर से अपनी वही बातें शुरू कर दी थी। और इधर अब वो रिया से कहती है, क्या आपकी पनिशमेंट पूरी हो गई है रिया? अब इधर जैसे ही अनिका ने रिया को उसकी पनिशमेंट याद दिलाई, तो ये सुनते ही अब रिया कहती है, अभी नहीं मम्मा, यहाँ पर ये तीनों भी बात कर ही रहे थे कि तभी अब अनिका की नज़र सामने खड़े हुए रोहित पर फिर से जाती है। जब यहाँ पर अनिका रोहित की तरफ देखती है तो वो पाती है कि रोहित की नज़र तो खुद अभी भी उसी रूम की तरफ ही थी। और अनिका ने ये सब भाप लिया था कि रोहित अभी भी उसी रूम की तरफ ही देख रहा है। इधर अनिका को रोहित का ये एक्शन थोड़ा सा अजीब लगता है कि आखिर रोहित के दिमाग में चल क्या रहा है, कैसे पता करूं। लेकिन अब वो यहाँ पर कुछ कहती नहीं है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने यहाँ पर रोहित को कुछ भी कहा तो यहाँ पर सिचुएशन उसके लिए और भी वरस्ट हो जाएगी। तो वहीं अब जैसे ही यहाँ पर रोहित की पूजा खत्म होती है, तो अब वो यहाँ पर पूजा के खत्म होने के बाद अब आर्यन से कहता है, चले आर्यन, क्योंकि देखो अब हमारा काम हो गया है। अब अपने डैड की इस बात पर अब आर्यन भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। और यह जैसे ही अब ये तीनों उठकर वो तीनों वहां से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तो इधर कुछ कदम वो चले ही थे कि तभी वो सभी अब एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। क्योंकि एक तरफ से जहां पर रोहित, आर्यन और सनी आ रहे थे, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर रिया, अलेक्जेंडर और अनिका खड़े थे। मानो ये एक दूसरे के सामने खड़े हैं। इधर अनिका, क्योंकि अनिका रोहित के बिल्कुल सामने खड़ी थी, इसलिए अनिका अब रोहित की आंखों में देखने की कोशिश करती है, ताकि रोहित की आंखों में देखने के बाद वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके। और अनिका रोहित की आंखों में देखकर अपने सवालों का जवाब अब ढूंढने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन उसे रोहित की आंखों में देखने के बाद उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हालांकि ये पहली बार था, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता था कि जब रोहित अनिका को कुछ नहीं भी बताता था, तो अनिका रोहित की आंखों में देखकर ही सब कुछ पता कर लेती थी। लेकिन आज वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तो वहीं रिया भी यहाँ पर अपने डैड को ही देख रही थी। और रिया जब अपने डैड को देख रही थी, तो उसे अब रोहित को अपना डैड कहने ही वाली थी कि तभी अब वो यहाँ पर कुछ सोचकर अब रिया भी रुक जाती है, क्योंकि वो उसे डैड कहने ही वाली थी कि तभी रिया के कानों में अपनी मम्मा की बातें याद आ जाती हैं कि आप मेरे लिए और खुद के लिए प्लीज़ प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। इसलिए ये सोचकर वो फिर से रुक जाती है। इधर रोहित भी जब देखता है कि अनिका उसी की ही आंखों में देख रही है, तो रोहित अब एक पल में ही अपनी पलकों को झपका देता है और अब वो मानो अनिका को इग्नोर करते हुए ही वहां से बाहर निकल जाता है। रोहित ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने अनिका की नजरों की तरफ देखा ही नहीं। तो वहां से अब ये तीनों ही बाहर निकल कर आ जाते हैं। ये तीनों ही जब वहां से बाहर निकल कर अब सीढ़ियों से उतर कर नीचे की तरफ जा रहे थे, तो वहीं अब आर्यन और सनी बस अनिका को ही देख रहे थे, क्योंकि रोहित को इस तरह से जाता हुआ देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगता। लेकिन अब तभी उनके कानों में अब रोहित की पीछे मुड़ आवाज आती है। रोहित जब देखता है कि वो सीढ़ियों से उतर रहा है, लेकिन वो अभी भी अनिका की तरफ ही देख रहे हैं, तो अब यहाँ पर रोहित आवाज लगाते हुए कहता है, आर्यन, सनी, जल्दी से चलो यहाँ से। इधर यहाँ पर जैसे ही रोहित की ये आवाज आई, ये सुनते ही आर्यन और सनी भी अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी उन लोगों को जाता हुआ देखकर अब आगे जाकर अब अपनी पूजा करने लगती है। तो वहीं जब आर्यन और सनी ये दोनों रोहित के पास आते हैं, तो ये जब रास्ते में से जब घर की तरफ बढ़ रहे थे, तो इधर अब सनी कहता है, भैया आपको नहीं लगता है कि आपको अगर एक बेटी होती तो कितना अच्छा होता? क्योंकि सनी ने ये सोच लिया था कि ऐसे तो उनकी दाल नहीं गलने वाली हैं, और अनिका रिया की कही हुई बात को किसी को तो पहल करना ही पड़ेगा। हालांकि वो पहले एक बार आर्यन भी कर चुका था डॉक्टर अमृता का जिक्र करके, लेकिन अब यहाँ पर सनी कहता है,
सनी ने अब यहाँ पर अपनी तरफ से बात को शुरू कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी इस बात पर इससे पहले रोहित कोई भी रिएक्शन देता कि उस पर अब यहाँ पर आर्यन भी कहता है, हाँ डैड, देखो ना, सनी चाचू बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में आपकी एक बेटी होती तो, और वो जो मंदिर वाली आंटी की बेटी है ना, रिया, हाँ रिया, बिल्कुल वैसी ही होती तो। देखो ना डैड, आपने तो उसे देखा ही है, वो कितनी क्यूट है ना डैड, वो बहुत ही क्यूट, वो कितनी प्यारी भी है। अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। अब यहाँ पर आर्यन ने ये कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तुम मेरे बेटे हो और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मेरे लिए मुझे ना मेरी कोई डॉटर चाहिए और ना ही कुछ और। मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और मैं उसी में खुश हूँ। इधर यहाँ पर रोहित की ये बात सुनते ही सनी को भी यहाँ पर अपना प्लान पूरा का पूरा खराब होता हुआ नजर आता है, लेकिन वो फिर से एक पहल करते हुए सनी अब फिर से कहता है, वैसे भैया एक बात कहूँ, आपका और अनिका गुलेरिया का एकदम से परफेक्ट मैच है। अब आप खुद ही देखिए ना, आपको आर्यन अगर आप थोड़ी सी भी पहल करते हैं तो आपको देखिए ना, आपको आर्यन की माँ भी मिल जाएगी और उनके वे दो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी उनके डैड मिल जाएंगे। दोनों ही तरफ से फैमिली पूरी हो जाएगी। अब बड़ी ही हिम्मत करके सनी ने ये बात कह तो दी थी, हालांकि वो जानता था कि रोहित इसके बदले में उसे कोई भी पनिशमेंट भी दे सकता है। इधर ये सुनते ही अब रोहित सनी को अब एक एग्रेसिव लुक देता है, इससे पहले कि यहाँ पर रोहित सनी को कुछ भी कहता, कि तभी क्योंकि आर्यन ने ये सब भाप लिया था कि सनी चाचू ने सच में कुछ ऐसा कह दिया है, उसके बाद तो डैड उसे जरूर कोई ना कोई तो पनिशमेंट देंगे, लेकिन इससे पहले वो कोई भी पनिशमेंट उसे दे। बात को संभालते हुए यहाँ पर अब आर्यन कहता है, वाओ सनी चाचू, ये तो सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है। डैड प्लीज आप इसके बारे में सोचिए। वो क्या है ना कि वो आंटी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर वो मेरी मोम बन जाएगी तो सच में हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी और उसके साथ मेरे भाई बहन भी मुझे मिल जाएंगे। प्लीज आप उनके साथ शादी कर लीजिए ना डैड। इधर जैसे ही आर्यन ने ये कहा, ये सुनते ही अब रोहित अब अच्छी तरह से समझ जाता है कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसलिए अब रोहित कहता है, आर्यन सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सारी बातें आपके दिमाग में कौन डालता है। क्योंकि रोहित अब यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में आर्यन से ये सब कहता है और अब कहता है, जरा मुझे बताना उसके बारे में, जो भी तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें भर रहा है, मैं भी तो देखूं जरा उसे। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर आर्यन कहता है, आप उनसे मिल लेते तो क्या चला जाता डैड आपका। हाँ, इसमें ये कोई बुरा प्रपोजल थोड़ी ही ना है, आप एक बार उनसे मिलकर तो देखिए डैड। और ये कहते हुए ही आर्यन अब यहाँ पर अपने कदमों को तेजी से बढ़ाने लगता है। मानो आर्यन यहाँ पर रोहित से थोड़ा सा नाराज हो गया, क्योंकि वो उसके इस बात को सुन नहीं रहा। तो इधर सनी, तो वहीं अब सनी भी कहता है, वैसे भैया आपको पता है ना कि दादी माँ ने मिस्टर करण गुलेरिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था। क्या आपको वो एग्रीमेंट याद है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी शादी गुलेरिया परिवार की बेटी से ही होगी। क्या आप जानते हैं उस एग्रीमेंट के बारे में, या आप उसे भी भूल गए? क्योंकि यहाँ पर सनी अब जान गया था कि अब यही, क्योंकि आर्यन ने भी अपनी बातें कह दी थी और अब हालांकि वो जानता था उसे इसके बारे में डांट पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी वो भी यहाँ पर इस चांस को नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए अब सनी ने फाइनली ये बात उठा दी थी। इधर सनी की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मैंने इसके बारे में काफ़ी वक्त पहले ही आकाश गुलेरिया को बता दिया था। एक बार मैंने आकाश गुलेरिया को अकेले में बुलाकर साफ कह दिया था कि मुझे व्योमा से शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। इधर इसलिए अब ये एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि मैं उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब सनी कहता है, अरे भैया, मैं व्योमा की बात थोड़ी ही ना कर रहा हूँ। क्योंकि व्योमा ही बस एक गुलेरिया परिवार की बेटी थोड़ी ही ना है। वो क्या है ना, मैं तो मिस्टर करण गुलेरिया की रियल डॉटर की बात कर रहा हूँ, जो कि ये है अनिका गुलेरिया, जिसको आपने अभी मंदिर में देखा है भैया। वो करण गुलेरिया की ही बेटी है। देखिए, मैं मानता हूँ आपको भी मेरी बातों पर गुस्सा जरूर आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप एक बार इस बारे में सोचिए ना, क्योंकि देखिए, अगर आप अनिका गुलेरिया से शादी कर लेंगे तो दादी माँ की भी बात रह जाएगी, उनका ये एग्रीमेंट भी पूरा हो जाएगा। ये कहते हुए ही अब सनी वहाँ से आर्यन के पीछे ही जाने लगता है, क्योंकि अब सनी
नहीं जान चुका था कि उसने अपनी तरफ से बहुत कुछ कह दिया है। अगर अब वो इससे ज़्यादा कहेगा तो शायद रोहित उसे अभी के अभी यहीं पर ही पनिशमेंट सुना देगा। तो वहीं उन दोनों को आगे जाता हुआ देखकर रोहित अभी अपनी ही एक गहरी सोच में था। इधर रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ ही चल रहा है और वो ये किसी के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। और अब यहाँ पर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो आगे अब्दुल खड़ा था, इसलिए रोहित अब अब्दुल से कहता है, अब्दुल तुम इनके पीछे पीछे जाओ और हाँ ध्यान रहे कि कोई भी घर पर पहले ना हो, क्योंकि इनके घर के अंदर जाने से पहले घर को अच्छी तरह से घर की तलाशी ले लेना। इधर ये सुनते ही अब यहाँ पर अब्दुल भी कहता है, बट किंग मुझे आपको राजमहल के बारे में कुछ बताना है, इट्स अर्जेंट किंग। इधर अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, क्या अर्जेंट है अब्दुल? क्या रानी रेवती सब कुछ अच्छे से तो संभाल रही है ना? रोहित की इस बात पर अब अब्दुल कहता है, किंग वो तो अच्छे से कर रही हैं, लेकिन मुझे आपको आलिशा के बारे में कुछ बताना है। अब्दुल की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वो ठीक तो है ना आलिशा? मेरा मतलब है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अब्दुल कहता है, हाँ उसे कुछ हुआ तो नहीं है, सब ठीक है। वैसे किंग एक बात पूछूं, आप कहाँ जा रहे हैं? वो क्या है ना कि आपका इस तरह से अकेले जाना ठीक नहीं, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूं क्या? इधर अब्दुल की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, नहीं अब्दुल, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। तुम अभी यहाँ पर इन दोनों के पीछे जाओ और इनकी सेफ्टी को देखो। और ये कहते हुए ही रोहित अब यहाँ पर अब्दुल को ज़्यादा कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ जाने लगता है। तो वहीं अब्दुल वहीं पर ही खड़ा होकर बस रोहित को इस तरह से जाता हुआ देख रहा था। हालांकि अब्दुल खुद रोहित की सेफ्टी को लेकर काफ़ी चिंतित था और अब तक क्योंकि एक रोहित यहाँ से निकल चुका था, लेकिन अब्दुल अपनी ही जगह पर खड़ा था, तो अब तक अनिका भी बच्चों को लेकर जहाँ पर अब अब्दुल खड़ा था वहाँ पर आ जाती है। इधर सामने अब्दुल को खड़ा देखकर अब अनिका कहती है, क्या हुआ है अब्दुल, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? इधर अनिका की इस बात को सुनकर अब अब्दुल कहता है, मैडम वो किंग उस तरफ गए हैं और मुझे उन्हें लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। मैंने उन्हें कहा था मैं उनके साथ चलता हूँ, लेकिन देखिए ना वो मुझे साथ लेकर ही नहीं गए। इधर अब्दुल की ये बात सुनते ही अब अनिका अब्दुल से कहती है, डोंट वरी अब्दुल, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम ऐसा करो रिया और अलेक्जेंडर को अपने साथ लेकर जाओ, मैं बस अभी आती हूँ। इधर अनिका की ये बात सुनते ही इससे पहले कि अब्दुल कुछ भी कहता कि तभी अब अलेक्जेंडर कहता है, लेकिन मोम हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। हम अब्दुल के साथ कहीं भी नहीं जा रहे, प्लीज़ मोम हमें भी आपके साथ आना है। अलेक्जेंडर की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, अरे नहीं बेटा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप दोनों अभी अब्दुल चाचा के साथ जाइए। वो क्या है ना कि मुझे कुछ काम है, मैं बस अभी आती हूँ। यहाँ पर अनिका बच्चों को ये कहती तो अब यहाँ पर साथ के साथ अनिका अब अब्दुल से कहती है, और हाँ अब्दुल मुझे अपनी गन दे दो प्लीज़। इधर यहाँ पर जैसे ही अनिका ने ये कहा, ये सुनते ही अब अब्दुल अपनी गन को निकाल कर अनिका को दे देता है और उसके बाद अब वो रिया और अलेक्जेंडर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वहीं अनिका भी अब अपने कदमों को उसी रास्ते पर बढ़ा देती है जो कि अभी अब्दुल ने उसे बताया था, जिस तरफ अभी कुछ समय पहले ही रोहित गया था। अनिका आज फिर रोहित के पीछे जाने वाली थी। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर मल्होत्रा हाउस में नानी माँ भी श्वेता को लेकर काफ़ी चिंतित थी। हालांकि नानी माँ ने श्वेता को नीचे जरूर बुला लिया था ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, और नानी माँ भी यहाँ पर श्वेता के सिर की चंपी मालिश करने लगती है ताकि मालिश से यहाँ पर श्वेता को थोड़ा सा आराम महसूस हो। और साथ के साथ अब वो यहाँ पर श्वेता से कहती है, देखो श्वेता बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है ज़्यादा सोचा मत करो, क्योंकि तुम अकेले बैठकर पता नहीं क्या कुछ सोचती रहती हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। नानी माँ की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती, यहाँ पर अब श्वेता कहती है, लेकिन दादी माँ, लक्ष्य जी आ तो जाएंगे ना। इधर इस बात पर अब यहाँ पर नानी माँ कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें भरोसा है ना कि लक्ष्य जी जरूर आएंगे, तो वो जल्दी ही आ जाएंगे। यहाँ पर अब नानी माँ और श्वेता दोनों अभी बस इसी बारे में बात कर रही थी कि तभी अब यहाँ पर उन दोनों के ही कानों में अब किशन मामा की आवाज़ आती है।
किशन मामा जो कि अब इनकी बातों को सुनकर अब कहते हैं, श्वेता बेटा तुम सच में पता नहीं इतनी कमजोर कब से हो गई। पहले तो तुम इतनी कमजोर नहीं थी। अरे अनिका भी तो तुम्हारी बहन ही है ना। अनिका अपनी बहन की तरफ देखो। अरे तुम मुझसे कुछ सीखो बेटा, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानती हो कि रोहित मारवा की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अनिका हिम्मत के साथ मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी को चला रही है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और अपने आप को भी संभाल रही है। अगर नहीं तो अनिका के ऊपर भी तो कितना बुरा समय चल रहा है। अब यहाँ पर किशन मामा की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, पापा मैं अनिका दीदी जैसी नहीं हूँ ना। वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जितनी स्ट्रॉन्ग अनिका दीदी है उतनी मैं तो नहीं हूँ ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ पर श्वेता ये कहती है तो अब उसकी बातों को सुनकर अब पार्वती मल्होत्रा अब अपने ही मन में सोचती है, कभी सच में सोचा ही नहीं था कि अवंतिका की दी हुई बद्दुआ सिर्फ मेरी बेटी को ही नहीं बल्कि मेरी बच्ची श्वेता को भी लगी है। सच में मुझे तो ये लगा था कि उसकी ये बद्दुआ सिर्फ स्वाति को ही लगी है, इसलिए स्वाति की जिंदगी में इतने दुख और तकलीफें आई। लेकिन क्या वाकई में मल्होत्रा हाउस की बेटियों की किस्मत में क्या सिर्फ दुख ही दुख लिखा है। क्योंकि जिस तरह से एक तरफ जहाँ पर स्वाति के साथ इतना सब कुछ हुआ था, तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर हमने यहाँ पर श्वेता की शादी कितनी धूमधाम से की थी। लेकिन अब जो श्वेता के साथ हुआ है उसे देखकर तो अब यही लग रहा है कि श्वेता को भी अवंतिका की बद्दुआ लगी है। अवंतिका को सच में खुद भी नहीं पता था कि वो अपनी ही बेटी को बद्दुआ दे रही थी। नानी माँ के मन में आज भी रानी अवंतिका की दी हुई बद्दुआ का खौफ आज भी उनके मन में था। जैसे जैसे वो यहाँ पर देख रही थी कि उसकी बच्चियों पे कैसे मुसीबत आ रही थी, तो वो चाहे कितना भी चीज को बुलाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी ये बद्दुआ हर बार उसके मन में ही घूमती रहती थी। तो इधर वहीं दूसरी तरफ क्रिश भी वहीं पर आकर अब करिश्मा के साथ आ जाता है और अब वो कहता है, श्वेता देखो बाहर चलते हैं ना। देखो आज किचन में मैंने करिश्मा की हेल्प से एक पैनकेक बनाया है, चलिए ना सभी साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। इधर क्रिश की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, हाँ क्रिश क्यों नहीं, हमारी करिश्मा ने ये जब पैनकेक बनाया है तो हम तो जरूर खाएंगे। चलो श्वेता तुम भी चलो। और ये कहते हुए नानी माँ क्रिश से कहती है कि यहाँ आ जाओ और मुझे मेरी व्हील चेयर पर बैठाने में मेरी मदद कर दो। इधर नानी माँ की ये बात सुनते ही क्रिश उनके पास आ जाता है और अब वो नानी माँ को व्हील चेयर पर बैठा देता है। तो वहीं अब श्वेता कहती है, देखिए दादी माँ आप सभी जाइए, मैं बस फ्रेश होकर आती हूँ। इधर ये सुनते ही अब नानी माँ कहती है, ठीक है बेटा हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, लेकिन हाँ देखो ब्रेकफास्ट के लिए आना जरूर। और हाँ एक बार लक्ष्य की माँ से भी बात कर लेना बेटा, देखो क्योंकि उनके ऊपर भी तो इतना ही बड़ा दुख पड़ा है, उनका दुख भी बहुत ही बड़ा है, लेकिन वो तुम्हारी चिंता में खुद को संभाले हुए है। अब यहाँ पर नानी माँ की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, हाँ दादी माँ मुझे पता है, इनफैक्ट मैं तो घर जाने के बारे में ही सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं अब घर चली जाऊँ, क्योंकि लक्ष्य जी जब आएंगे तो वहीं पर ही आएंगे और वहाँ पर माँ अकेली है ना, तो बस इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। श्वेता की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर किशन मामा कहते हैं, देखो श्वेता अगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो ये अच्छी बात है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो घर तुम्हारा ही है और हाँ उस घर की जिम्मेदारियाँ भी अब तुम्हें ही निभानी है। और ये कहते हुए किशन मामा अब वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं अब श्वेता भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन श्वेता अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि लक्ष्य जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक तरफ जहाँ पर ये सब हो रहा था तो दूसरी तरफ मारवा हाउस में इधर अपने रूम में बैठी हुई सुहासिनी मारवा अभी अपनी ही सोच में थी। जब वो यहाँ पर कुछ सोच रही थी तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके रूम के दरवाजे को नॉक कर रहा है। जब ये दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ उसके कानों में जाती है तो वो अब अपने साथ खड़ी हुई लीला से कहती है, लीला जाओ जरा जाकर तो देखो कि बाहर दरवाजे पर कौन आया है। सुहासिनी मारवा की ये बात सुनते ही अब लीला कहती है, जी मैडम मैं देखती हूँ। और ये कहते हुए वो वहाँ जाकर अब जैसे ही दरवाजे को खोलती है
तो यहाँ पर दरवाजे के सामने सनी के मम्मी पापा खड़े थे। इधर वरुण और रोहिणी दोनों खड़े हुए थे। उन्हें देखकर अब लीला कहती है, हाँ अंदर अंदर आइए ना आप दोनों। इधर लीला की इस बात पर वो दोनों अभी सुहासिनी मारवा के कमरे के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो यहाँ पर सुहासिनी मारवा के सामने आते हैं तो अब कहते हैं, चाची जी वो क्या है ना, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब उन दोनों की ये बात सुनते ही अब दादी माँ कहती है, तुम दोनों साथ में आए हो तो जरूर बात सनी की शादी से ही जुड़ी होगी। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही अब रोहिणी कहती है, माँ हम कब तक मिस्टर आदित्य पाराशर को टालते रहेंगे, क्योंकि देखो कितना समय हो गया है, हम कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे। इधर यहाँ पर रोहिणी की इस बात पर सुहासिनी मारवा कहती है, देखो तुम दोनों चिंता मत करो, एक बार बस रोहित पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद ही हम सनी और मुक्ता की शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। और हाँ, सुधीर से पूछो कि वो निखिल के पापा से मिलने गया था ना, तो क्या बात हुई है उसकी। इस बात पर अब यहाँ पर वरुण मारवा कहते हैं, चाची जी वो सुधीर भैया उनसे मिलने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन वो क्या है ना कि भूमिका ने उन्हें जाने से रोक दिया, क्योंकि भूमिका कहती है कि पहले वो उनसे मिलना चाहती है, उसके बाद ही वो अपने पेरेंट्स से उन्हें मिलने देगी। इधर उसकी इस बात को सुनकर अब सुहासिनी मारवा कहती है, इस लड़की का सच में कुछ भी नहीं हो सकता है। अरे हमने सोचा था कि अब तो साथ के साथ निखिल और भूमिका की भी शादी करा देंगे। कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इस लड़के के दिमाग में आखिर क्या से क्या चल रहा है। यहाँ पर ये सभी अभी बातें कर ही रहे थे तो इधर वहीं दूसरी तरफ इधर पाराशर हाउस में भी मुक्ता भी अपने पापा को आवाज लगा रही थी, पापा कहाँ हैं आप। इधर जैसे ही आदित्य पाराशर के कानों में अब मुक्ता की आवाज आती है तो वो यहाँ पर कहते हैं, क्या हुआ है मुक्ता, सब ठीक तो है ना, इस तरह से मुझे क्यों पुकार रही हो। अपने पापा की इस बात को सुनकर अब मुक्ता कहती है, पापा आपको पता है ना कि अभी मारवा हाउस के लोगों पर क्या बीत रही होगी। इस वक्त हमें उनका साथ देना चाहिए और एक आप हैं, क्या आप उनसे शादी की बात करके आए हैं। देखो पापा, ऐसे मुश्किल समय में हमें इस समय शादी के बारे में ना सोचकर हमें उनके दुख में शामिल होना चाहिए। इधर और आपको भी उनसे शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी। सनी जी ने शादी पोस्टपोन की है, कैंसिल नहीं की है पापा। आपको तो उनके ऊपर काफ़ी प्राउड फील होना चाहिए कि सनी जी ऐसे हैं जिन्हें अपनी खुशी से ज़्यादा अपनी फैमिली की खुशी भी मैटर करती है। और हम आपको बता नहीं सकते हैं, उनके लिए हुए उस डिसीजन पर हमें काफ़ी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि देखो एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शादी भी अपने आप हो ही जाएगी। और ये कहते हुए ही मुक्ता अब अपने पापा को एक हक कर लेती है तो वहीं आदित्य पाराशर भी अब मुक्ता को हक करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मैं वो क्या है ना कि मैं एक पिता हूँ और मैं बस एक पिता बनकर ही सोच रहा था, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तुम सच में इतना आगे का सोचती हो। तुम जिस परिवार में तुम अभी गई भी नहीं हो, तुम अभी से उस परिवार के बारे में इतना सोच रही हो। सच में मुझे तुम पर बहुत ही गर्व फील हो रहा है। एक तरफ जहाँ पर मुक्ता अपने पापा को हक करके खड़ी हुई थी तो इधर दूसरी तरफ पेरिस में राजीव गुलेरिया के पैलेस में यहाँ पर अब एक डोरबेल बजने लगती है, जिसकी आवाज़ से अभी अचानक से सभी यहाँ पर अलर्ट हो जाते हैं और राजीव अब गौर से अब उस डोरबेल को सुनता है। जब राजीव इस डोरबेल को सुनता है तो उसे एहसास होता है कि इसे उसी तरह से बजाया जा रहा है जैसे कि तब बजाया जाता है जब धनंजय की मेडिसिन लेकर कोई आता है। जरूर आज फिर धनंजय की मेडिसिन ही आई होगी। बेल बजने के बाद अब यहाँ पर राजीव कुछ देर तक 10 की काउंटिंग करता है और उसके बाद अब वो दरवाजे के पास जाकर सबसे पहले की होल से देखता है कि बाहर कौन खड़ा है। जब राजीव गुलेरिया यहाँ पर उसकी होल से देखता है तो उसे बाहर कोई भी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। ये देखकर अब राजीव जल्दी से दरवाजे को खोल देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि हाँ, धनंजय की दवाई ही आई है। और उसके बाद अब वो वहाँ पर रखे हुए एक पार्सल को उठाकर अंदर लेकर आ जाता है। और पार्सल को जल्दी से उठाने के बाद अब वो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से दरवाजे को फिर से बंद कर देता है। इधर राजीव को ऐसे करता हुआ देखकर अब महेंद्र पीरामल जल्दी से राजीव के पास आते हैं और कहते हैं, क्या है राजीव इस पार्सल में, और कौन देने आया था इसे।
अब यहाँ पर महेंद्र की इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव कहता है, ये धनंजय और आलिशा के लिए है। जय, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई डॉक्टर है जो निश्चित समय पर ये सब करती रहती है, जो टाइम टू टाइम मेडिसिन भेज रही है। और ये कहते हुए राजीव अब यहाँ पर 2 बोतल को निकाल कर अब अंजलि को देते हुए कहता है, अंजलि, इसे आलिशा के माथे पर, हथेली पर और साथ के साथ उसके पाँव के तलवे पर भी इसे लगा देना। राजीव की ये बात सुनते ही अब अंजलि माँ में भी कहती है, हाँ मैं उसे ये लगा दूंगी राजीव, तुम चिंता मत करो। और ये कहते हुए अब वो उन बोतल को लेकर आलिशा के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं राजीव गुलेरिया अब उन बाकी की मेडिसिन को लेकर अब धनंजय के रूम की तरफ चला जाता है। तो वहीं महेंद्र भी अब राजीव के पीछे पीछे ही धनंजय के कमरे की तरफ जाने लगता है। वो और साथ के साथ अब वो उसे कहता है, भाई राजीव देख, एक बार चेक कर लो, कहीं इसमें कुछ और हो। इस बात पर अब राजीव कहता है, जब पहली बार ये पार्सल यहाँ पर आया था ना महेंद्र, तभी मैंने चेक कर लिया था। इस लेप में सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने अनिका से भी बात की थी और इतना तो मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। और ये कहते हुए राजीव जैसे ही अब धनंजय के रूम में आता है तो वो अब उस पार्सल को यहाँ पर साइड टेबल पर रखकर सबसे पहले अब वो उस बेसिन के पास जाकर अब अपने हाथ को अच्छी तरह से धोता है और उसके बाद अब धनंजय के पास फिर से आकर वो जैसे ही अब एक बोतल के ढक्कन को खोलता है तो इस लेप की महक अब यहाँ पर पूरे के पूरे ही रूम में फैल गई थी। इस बोतल की इस महक तो महेंद्र पीरामल के दिमाग को भी शांत कर रही थी, क्योंकि अभी जितने भी सवाल यहाँ पर महेंद्र पीरामल के दिमाग में इस दवाई को लेकर आ रहे थे वो अब सब शांत हो गए थे। तो वहीं राजीव का मन भी काफी हल्का हो गया था, क्योंकि पिछले समय से जितना ये लोग अभी अपनी टेंशन में गुजर रहे थे, मानो इस बोतल के खुलते ही वो सब एकदम से ही छूमंतर हो गई हो। और वो अब इस लेप को थोड़ा सा निकाल कर अब धनंजय के माथे पर लगा देते हैं और अब वो धनंजय के जख्मों के निशान पर भी से लगाने ही वाला था कि तभी अब यहाँ पर धनंजय पीरामल की आंखें अब अचानक से ही खुल जाती है। धनंजय की इन आंखों को एकदम से खुलता हुआ जिसे देखकर अब महेंद्र पीरामल की तो एकदम से ही चीख निकल जाती है, जिससे क्योंकि राजीव ने ये नहीं देखा था, ये महेंद्र नहीं बस धनंजय को आंखें खोलता हुआ देखा था। जैसे ही महेंद्र अब यहाँ पर चीखता है तो राजीव अब थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है कि आखिर महेंद्र को क्या हुआ जो वो इस तरह से चीख रहा है, क्योंकि ये लेप तो वो धनंजय को लगा रहा है। और अब वो ये सोचते हुए महेंद्र को डांटने ही वाला था कि तभी उसके कानों में अब धनंजय की आवाज आती है जो कि कहता है, माँ। और ये कहते हुए ही धनंजय अब यहाँ पर जल्दी से उठकर बैठ जाता है।